नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है, पर इस सत्र के दौरान विपक्ष हर मुद्दों पर बेदम रहा। एसआईआर हो, वंदे मातरम पर चर्चा हो, विकसित भारत जी राम जी बिल हो, हर तरफ से विपक्ष फंसा। दरअसल विपक्ष की हालात उस खिलाड़ी जैसी रही जो हर गेंद पर अंपायर से बहस करता रहा लेकिन रन बनाना भूल गया। सबसे ज्यादा फजीहत कांग्रेस पार्टी की हुई। कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह में उलझी रही, नेतृत्व सवालों के घेरे में रहा। राहुल की गैर हाजिरी और रणनीति की कमी ने पार्टी को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। साथ ही विपक्षी दलों में एकजुटता भी बिल्कुल नहीं दिखी। तो संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष कैसे बेदम हुआ, आपको बताएंगे। साथ ही ममता बनर्जी बंगाल में बुरी तरह से फंस गई है। अधीर रंजन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि ममता बनर्जी के पास फर्जी वोटों का भंडार है। ममता दीदी ने 35 से 40 लाख फर्जी वोटर्स बनाकर रखे हैं। अब सवाल यह है कि अगर 35 से 40 लाख फर्जी वोटर्स का आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं, तो चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया गलत कैसे हो सकती है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज तो सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन इस पूरे सत्र में विपक्ष कैसे फंसा? देखिए, विपक्ष कुछ कर ही नहीं पाया। आपने सरकार को घेर सके, जिन मुद्दों पे बहस हुई उस बहस में आप पूरी तरीके से पराजित हुए। सरकार जो काम करना चाह रही थी वो काम करके निकल भी गई। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जिसके ऊपर सरकार को आंसरेबल ठहराया जा सकता था। सबसे बड़ा मुद्दा मेरी नज़र में तो न्यूक्लियर बिल, उसके ऊपर विपक्ष को तैयारी के साथ बहस में हिस्सा लेना था, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन, ये पाथ ब्रेकिंग डिसीजन है कि आप न्यूक्लियर सेक्टर को जो है आप प्राइवेटाइज कर रहे हो। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर मैं कहूँ कि 10 साल पहले, मोदी सरकार से पहले, अगर इस तरह के बिल को कोई भी सरकार अगर लेकर के आती, 10 दिन तक कोहराम मचा हुआ होता मीडिया में, इसी के ऊपर डिस्कशन हो रहा होता। ये इतनी बड़ी चीज हुई है। लेकिन आप देखिए द क्वालिटी ऑफ लीडर्स। ये छुटभइये नेता है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, ये सब सत्ता के पीछे भागने वाले लोग हैं। इनके पास राजनीति करने का अकुमन ही नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए, कौन से मुद्दे पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, कौन सा मुद्दा में पार्लियामेंट को हिला देना चाहिए, कौन से मुद्दे से आप सरकार को बिल्कुल परास्त कर सकते हैं, इसका इल्म ही नहीं है। ये इनके पास वो जानकारी नहीं है कि कब किस गाड़ी पे बैठना है। इसके लिए इनको जाना होगा 15 किलोमीटर दूर, पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट, तो भाई हम इसी से जाएंगे हवाई जहाज से। ऐसे मूर्ख हैं ये लोग। तो आपने क्यों ऐसा किया? क्योंकि सबको बस चुनाव नजर है। ममता बनर्जी तो फंसी हुई बेचारी, वो उनका वोट उठ कट रहा है, वो एसआईआर में वो फंसी हुई है। इन लोगों ने जो मुद्दा उठाया, इनका फोकस था 1 पॉइंट एजेंडा, एसआईआर। आप एसआईआर के चक्कर में आप गए और सरकार ने ऐसा आपको फंसाया, ऐसा उलझाया कि एसआईआर के डिबेट में भी आप पूरी तरीके से बेनकाब हो गए। वोट चोर पूरे खानदान को साबित कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो ये मुझे लगता है कि राहुल गांधी हो या विपक्ष के तमाम लीडर, एक्सपीरियंस लोग तो पार्टी के अंदर है। कांग्रेस में भी एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि लोग चीज़ों को जानते समझते नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के अंदर जितने भी सेंसिबल, सिंसियर, एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, हर पार्टी में उनको दरकिनार करने का एक नया, जिसको कह सकते हैं कि प्रथा जो है वो
विपक्ष के अंदर देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों में तो एकजुटता भी नहीं दिखी, मुद्दों से भी सहारी पार्टियां भटकी नजर आई। लेकिन बात अगर कांग्रेस पार्टी की करें, राहुल गांधी तो गैर हाजिर ही रहे इंपॉर्टेंट टाइम पे। कैसे कांग्रेस पार्टी इस पूरे सेशन में फंसी है? देखिए, सारी डिमांड तो कांग्रेस की ही थी, बिल्कुल स्ट्रेटजी कांग्रेस की थी। राहुल गांधी लीड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बीच में लीडर ही गायब हो गया। तो जो तरीके रहे पूरे संसद सत्र के दौरान, ये एजेंडा तैयार करने में नाकाम हुए, परसेप्शन तैयार करने में प्रधानमंत्री मोदी कामयाब हो गए। इन लोगों ने दो मुद्दे उठाए थे और दो मुद्दों में ये केवल और केवल ये चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी और मोदी की सरकार इन दोनों को साबित करें कि ये दोनों फर्जी है, चोरी करता है, फर्जीवाड़े में शामिल है। ये साबित करने की कोशिश इन लोगों ने की, इसलिए एसआईआर का मुद्दा उठाया। और फिर दूसरे स्तर पर इन लोगों ने चाहा कि जो अभी बिल पेश होने हैं उसे किसी तरीके से आगे तक टरका दे, वॉकआउट की राजनीति करो, प्रदर्शन करो, हंगामा करो। लेकिन जो परसेप्शन बनाने के लिए मोदी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, इन लोगों ने दूसरी रणनीति बना ली कि चलो पहले एक परसेप्शन बनाते हैं इन लोगों के समर्थन और विरोध के बीच, और वंदे मातरम पर चर्चा होगी। वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आए, लेकिन चुनाव सुधार पर चर्चा करने के लिए वो नहीं आए। उनको लगा कि ये मेरे लेवल की चीज नहीं है, ये अमित शाह हैंडल कर लेंगे, क्योंकि एक इंटरनली जो चल रहा है अभी एसआईआर के मुद्दे पर, उसमें अमित शाह ज्यादा बेहतर टेकल कर सकते हैं और ये नेतृत्व कहा जाता है। राहुल गांधी इस नेतृत्व के लायक नहीं है, इसीलिए परसेप्शन की जंग पहले भारतीय जनता पार्टी जीत गई और चर्चा यह होने लगी कि वंदे मातरम से अब भी विपक्ष में बैठी इन पार्टियों के मुस्लिम सांसदों को दिक्कत क्यों हो रही है। यह भारतीय जनता पार्टी ने नया तरीका अपनाया। ममता बनर्जी बंगाल में चीखती चिल्लाती नजर आई कि नहीं नहीं, ये नेशनल सॉन्ग है, हम तो गाएंगे, हम तो बंगला में भी गाएंगे, हिंदी में भी गाएंगे, संस्कृत में भी गाएंगे। उनसे सवाल किया जाता रहा कि आप गाएंगे वो अलग बात है, आपके मुस्लिम सांसद गाएंगे ये बताइए। आपके गाने करने से कुछ नहीं होता है। इसलिए हर जगह चर्चा इस बात की हुई कि जिस मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स ये लोग करता है वो सेकुलरिज्म के नाम पर न करे बल्कि मुसलमानों के नाम पर करे। और फिर उसके बाद एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव सुधार की बात की गई। राहुल गांधी की डिमांड एसआईआर थी, लेकिन कहा गया कि उस पर तो नहीं करेंगे, चुनाव सुधार पर चर्चा कर लो। चुनाव सुधार के चर्चा के तौर पर जवाब देने के लिए एसआईआर का मुद्दा उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से कहा और फिर ये राहुल गांधी और कांग्रेस, ये कांग्रेस में बैठे हुए संसद के अंदर वो सारे सांसद देखकर मुस्कुरा रहे थे, राहुल गांधी बेचैन हो रहे थे, प्रियंका वाड्रा सोच रही थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी कई ऐसे सांसद हैं उनको लगता है कि नेहरू गांधी खानदान का वर्चस्व खत्म होना चाहिए पार्टी के अंदर से, नहीं तो ये अपने चमचों की फौज खड़ी करके रखेगा और कांग्रेस एक एक राज्य में इसी तरीके से राज्यवार कांग्रेस मुक्ति का अभियान चलता रहेगा। वाकई में तो कांग्रेस में भी बवाल देखने को मिला, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू का एक बयान आया, उस पर एक रिएक्शन आपसे लेते हैं, फिर ममता बनर्जी पे आएंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी पीछे रहे, प्रियंका वाड्रा को हर मुद्दों पे आगे रखा गया, उन्होंने हर मुद्दों पे अपना भाषण दिया, तो उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका में झगड़ा है, दोनों के बीच में लड़ाई है और घर पे इतनी ज्यादा कलह हो गई है कि राहुल गांधी जर्मनी भाग गए हैं। देखिए, आप मौका देंगे तो विपक्ष तो इस तरह की बातें करेगा ही। इस तरह की बातें इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये डिमांड कोई बीजेपी तो नहीं कर रही थी। राहुल गांधी को पीछे रख करके प्रियंका वाड्रा को अध्यक्ष बनाया जाए। प्रियंका वाड्रा को पिछले 10 साल से लोग कह रहे हैं कि भाई संसद में लेकर के आइए, राज्यसभा में लेकर के आइए, एक पैरेलल उनको प्लेटफॉर्म दीजिए, और हर बार उनको दरकिनार कर दिया जाता। पिछले चुनाव में 2024 के पहले बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड किया कि प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में आप प्रियंका वाड्रा को भेजिए। ये कांग्रेसी अपने घर के अंदर से ही ये आवाज उठाते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि सोनिया गांधी अपने बेटे के लिए प्रियंका वाड्रा को साइडलाइन करके रखते रही है, और चूंकि अब धीरे धीरे हिम्मत भी जा रहा है ना कि भाई अब नहीं हो पाएगा इससे, इसलिए बेटी को जो है सामने लाया गया है कि सपोर्टिंग रोल में। अदरवाइज बिट्टू साहब जो कह रहे हैं, ये मौका इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ही विपक्ष को दिया। ममता कैसे फंस रही हैं? ममता बनर्जी तो अब
ये तो समझ में नहीं आ रहा ममता बनर्जी के क्या हाल हो गया है। अपनी ही कंस्टिट्यूंसी में 45,000 वोट कट रहा है, वो क्या करेंगी, छटपटा रही है। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है और बूथ वाइज बाकायदा टीएमसी के बड़े बड़े लीडर्स उसके ऊपर कि भाई जो एब्सेंटीज हैं जिनका नाम ऑलरेडी कट चुका है, दो तरह के लिस्ट है। एक जिनका ऑलरेडी 56 लाख में जिनका नाम कट गया, और दूसरा एक लिस्ट जो इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि जिसका फॉर्म तो आ गया लेकिन उसमें डिस्क्रिपेंसीज है। बाप का नाम बता रहा है तो बाप का उम्र जो है वो 10 साल ज्यादा बड़ा है, 10 साल में ही बाप बन गया वो, है ना। और एक महिला है, मां का नाम बता रहा है, उसको 15 बच्चे हैं और 15 बच्चे में जो एज गैप जो है ना, किसी का 6 महीना किसी का 7 महीना, मतलब माने ऊपर का सिस्टम भी जो है ये लोग खराब करके वो इलेक्शन वो बना रहे, तो वो भी एक अलग लिस्ट है। ममता बनर्जी परेशान ये है कि इनकी अब चल नहीं पा रही, क्योंकि उस तरह के लोगों जो सेकंड कैटेगरी मैंने बताया उसको तलब किया गया है कि भाई जिसका जिसका ये फॉर्म आ गया, जमा हो गया, इसमें डिस्क्रिपेंसी है, उसको बुलाओ, उसके बाप को भी बुलाओ, उसको भी बुलाओ और जरा देखो कि भाई बाप बेटा है या नहीं है। और दूसरा ये जो 56 लाख जो गया है, ये तो आप ये समझिए कि बीजेपी वाले ढोल लगाड़े अभी से बजाना चालू कर दिए और ये ममता कांग्रेस भी खुश हो रही है और ममता बनर्जी जो है उसके पूरे कैंप में लेकिन सर मुसीबत एक नहीं है, उनके सांसद ही ई सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो भी शेयर कर दिया गया है। देखिए ये तो टीएमसी का राजनीति का एक अलग, उसको कहते कि हेकड़ीपन, क्या हम आई एम ऑलवेज राइट, ये बदतमीज आदमी है। कीर्ति आजाद जिसके पिताजी चीफ मिनिस्टर नहीं होते और उस समय नेपोटिज्म का समय था, अदरवाइज उसको क्रिकेट के मैदान में उतरने कोई नहीं देता। कोई जैसे लालू यादव कहते हैं ना मेरा बेटा सिर्फ पानी ढुलवाया, वैसे ही इसे ढुलवाया गया होता। बताइए, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई करामात नहीं। एक मैच में मारा, वो भी एग्जीबिशन मैच, फ्रेंडली मैच में चौका छक्का मारा और उस समय का मीडिया, कांग्रेसी मीडिया उसको चढ़ा करके एकदम ऐसा बना दिया कोई बहुत महान प्लेयर है। उसके सोशल मीडिया के अकाउंट पे जाइए, ट्विटर पे जाइए, कितनी बदतमीजी से वो आदमी बात करता है। तो ये हेकड़ीपन जो है, और जिस तरीके से वीडियो रिलीज हुआ है, ई सिगरेट जो ऑलरेडी इंडिया में बैन है उसको लेकर के संसद के अंदर ये पी रहा है, ये तो बिरला साहब को इसको परमानेंटली, ये व्यक्ति संसद के लायक नहीं है। ही मस्ट बी सस्पेंडेड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज टर्म। उसके नीचे कोई दूसरा पनिशमेंट नहीं होगा। लेकिन सर कांग्रेस का एक स्टैंड समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ वो एसआईआर को लेकर इतना विरोध कर रही है, प्रोटेस्ट भी कर रही है, लेकिन उन्हीं के नेता अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि अरे वाह ममता का इतना वोट कट गया। वो खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो तो ममता बनर्जी पे आरोप लग रहे हैं। मतलब एसआईआर की प्रक्रिया सही है, कहना क्या चाहते हैं? देखिए, अधीर रंजन चौधरी वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस को बोलना चाहिए। राहुल गांधी वो नहीं बोल पा रहे जो कांग्रेस को वहां चुनाव जीतने के लिए करना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को टारगेट किया, ममता बनर्जी के फर्जी वोट की बात की। अधीर रंजन चौधरी शुरुआती दौर से ही कह रहे हैं कि ये फर्जी वोट की फैक्ट्री चलाती है, एसआईआर यहां जरूरी है। अब राहुल गांधी को बिहार से आगे बंगाल जाना ही नहीं है, तो फिर उस बात के लिए ममता बनर्जी को किसी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये कांग्रेस की समस्या हो गई है। राहुल गांधी दिल्ली में बैठते हैं, यहां पर उनको लगता है कि किसी तरीके से हमें यह दिखाया जाए कि नहीं विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, ये कांग्रेस के बड़े नेता नहीं बनना चाहते। इनको लगता है कि कांग्रेस अब धीरे धीरे गिर रही है, कमजोर हो रही है, तो विपक्ष में बैठे हुए सारी पार्टियां हमारे पीछे चले और हम विपक्ष के सबसे बड़े नेता बने। एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उसी मोड में रहते हैं। बहुत समय के बाद इनको लगा कि नहीं, एक को हटाओ, कम से कम इस लिस्ट से एक पार्टी को थोड़ा बाहर करो, उसके खिलाफ आक्रामक हो जाते हैं। वो है आम आदमी पार्टी। तो दिल्ली में आक्रामक हो गए, अब पंजाब में और आक्रामक होंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में वो जहां भी चुनाव, पिछली बार भी विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी सरेंडर मोड में रहे। पश्चिम बंगाल में जाते हुए भारत जोड़ो यात्रा की, उस समय भी ये सरेंडर मोड में रहे, पश्चिम बंगाल में जाते हुए। अगर वही स्थिति जो आसाम में हुई थी, हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक जगह रोक दिया तो कांग्रेस बवाल करने लगी और ममता बनर्जी ने
रैली करने की परमिशन तक नहीं दी, एंट्री की परमिशन तक नहीं दी, फिर भी ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। तो ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है और इसी दुर्भाग्य के कारण भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि हमें लड़ना यहां ममता बनर्जी से है, कांग्रेस हमारा कंपटीटर नहीं है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की समस्या इसीलिए बढ़ रही है, कांग्रेस से नहीं, बल्कि उनकी समस्या ये मौलाना गैंग है, इन लोगों के पैर पकड़ते चल रही है। आजकल ममता दो ही काम कर रही है, एक भवानीपुर में किसी तरह से इज्जत बचाना है। आप मुख्यमंत्री हो और भवानीपुर के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ मुलाकात कर रही हो, तो बूथ लेवल एजेंट तो दूसरे जगहों पर भी हैं। एसआईआर का विरोध आप कर रही थी, वहां जाके लिस्ट चेक कर रही है 44,000 में से हमारे कितने वोटर हैं, ये जो काटे गए हैं। ऐसा ना हो कि पिछली बार नंदीग्राम से हारे थे, इस बार यहां से भी हार जाए, तो फिर तुम मुख्यमंत्री बनने की बात तो छोड़ दो, राजनीति से विदाई हो जाएगी। जैसे नेतृत्व परिवर्तन की मांग वहां भी चल रही है और वो बार बार टारगेट कर रही है दूसरे तरफ कि नहीं हम मुसलमानों के लिए हमने क्या क्या किया, क्योंकि हुमायूं कबीर हो, AIMIM हो, ओवैसी की पार्टी हो, या फिर फुरफुरा शरीफ वाला इंडियन सेकुलर फ्रंट हो, ये सारी पार्टियां अभी इस बार मुस्लिम बहुल इलाकों में ममता को घेरने की तैयारी में है कि 20-25 सीटें तो हमें आ जानी चाहिए और सीटों पर हारे या जीते। अब कह रही है सारे मुसलमानों के जितने हमने किए हैं वो सारे गिना रही है कि देखो भाई हमने तुम्हारे बच्चों के लिए क्या किया। जो 400 करोड़ था उससे 5,000 करोड़, 10 गुना से ज्यादा हमने माइनॉरिटी फंड बढ़ाए। हमने मुसलमानों के बच्चों के लिए लोन की सुविधा 30-30 लाख कर दी। सारे मुसलमानों के गुणगान कर रही है कि किसी तरह से ये मान जाए कि ममता बनर्जी ही हमारे लिए कुछ काम कर सकती है, ये छोटे मोटी पार्टियों के नेता कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी का टारगेट सिर्फ यही है कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20-25% है वहां पर फाइट करो, जिन इलाकों में मुसलमान 10-15% है वहां जीत के लिए पूरी तैयारी कर लो, और जहां पर 50-60% है वहां ममता बनर्जी की पार्टी के हराने की तैयारी करो। कौन जीत रहा है उससे मतलब नहीं है, बल्कि उसे हराने की कोशिश करो ताकि उसके सीटों की संख्या में बैलेंस आए। अभी सुपड़ा साफ ममता बनर्जी का होने वाला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो संसद के शीतकालीन सत्र 2025 का आज आखिरी दिन है, लेकिन अगर इस पूरे सत्र की तस्वीर एक लाइन में देखनी हो तो साफ लिखा जाएगा कि विपक्ष हर मुद्दे पर बेदम रहा, दिशाहीन रहा और अंत में खुद ही फंसता चला गया, और ममता हर आने वाले दिनों में SIR पर फंसती नजर आ रही है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।